वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार। पिछले क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट सिंबल पढ़ रहे थे और जिसमें सिग्मा के बारे में सीखे थे। सिग्मा इट मींस दैट समेशन, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट आपको हम सारा उसमें जो था वो बता दिए थे। एक दो प्रॉब्लम बनाते हैं तो और उसका रिवीजन हो जाएगा, है ना। उसके बाद आगे का जो सिंबल बचा हुआ है उसको हम लोग डील करते हैं आज के क्लास में, ठीक है। तो जैसे एक प्रॉब्लम बनाते हैं सिग्मा से रिलेटेड, फाइंड द सम टू n terms whose nth term is n into n plus 1। ऐसा अगर क्वेश्चन रहा तो कैसे सिग्मा का यूज करके इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखो क्या भी निकालना है, सम निकालना है, एसएन निकालना है, ठीक है। सम टू n टर्म्स जिसका फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज कर सकते हो, ऑफ द सीरीज whose nth term is this one। अब इसमें एसएन निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि एसएन बराबर क्या होता है, T1 प्लस T2। n है तो n टर्म्स तक स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3 डॉट 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 Tn, ये एसएन कहलाएगा। और एसएन को अगर हम सिग्मा के टर्म में लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, कौन वेरी कर रहा है 1 2 3, नीचे वाला जो है वो, तो इसमें और प्लस है तो सिग्मा और टी कोई इंटरमीडिएट कोई ले लो, यहाँ कोई टी आर होगा ना, है ना। तो एक ले लो आर एफ टर्म इसमें कहीं ये होगा और ई आर को वैरी कर दो कहां से कहां, 1 से लेके n तक। तो r बराबर 1 से लेके n तक। तो r का 1 देंगे तो ये बनेगा, r का वैल्यू 2 लेंगे तो ये इस तरह से। इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि ऑलरेडी बता दिए थे सिंबल, है ना। तो और अब गिवन क्या है आपका, इस इक्वेशन से हम लोग इसे निकाल लेंगे। गिवन क्या है, Tn दिए हुए हैं, Tn इज n इंटू n प्लस 1, ये दिए हुए हैं प्रॉब्लम में। देखो इसलिए Tr क्या होगा, यहाँ n है तो यहाँ n और n है। अगर इसको रिप्लेस करेंगे n की जगह पे जो भी रिप्लेस करेंगे तो इधर जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो n की जगह r रिप्लेस करते हैं तो ये tr बनेगा, तो n की जगह r आएगा और ये r प्लस 1, ये n है स्मॉल n। तो इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। तो अब therefore Sn इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, tr का वैल्यू r प्लस 1 और Sn इज इक्वल टू सिग्मा r1, इसको मल्टीप्लाई करो, ये सिग्मा सम में है मतलब ऐसे ब्रैकेट है, ठीक है। r स्क्वायर प्लस r, ये हो गया इस तरह से। और Sn इज इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर प्लस सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेके n तक, r का वैल्यू 1 से लेके n तक। ये क्या बताए थे कि जब प्लस रहेगा तो सिग्मा अलग अलग आप ले जा सकते हैं, सिग्मा इसको दे दो सिग्मा इसको भी दे दो, ये रूल है। प्लस या माइनस दोनों में होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अलग अलग नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से ये लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, ठीक है। तो और Sn इज इक्वल टू, अब हम लोग जानते हैं कि r स्क्वायर का फॉर्मूला 1 से लेके n तक मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये हो गया। प्लस इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, ये आंसर हो गया Sn, ठीक है। यहाँ 6 दूनी 12 तो 1 बाई 12 12 और n और n प्लस 1 कॉमन हो सकता है तो ऐसे थोड़ा सिंपल हो जाएगा, n प्लस 1 कॉमन हो गया।
तो बचा क्या इसमें, ई और ई कॉमन हो गया इधर, ये मतलब 6 लाना है तो यहाँ 2 करना होगा, 2 इंटू 2n प्लस 1, 2 करोगे तब ना 6 होगा, कैंसल होगा, यहाँ 6 ना है और 2n प्लस 1 प्लस यहाँ पे n/2, n इंटू इतना, यहाँ क्या करेंगे कि 2 आ जाएगा तो 6 करिएगा तो 6 कीजिएगा तो 2 आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो और Sn इज सिंप्लीफाई कर दिया, आपका यहाँ आंसर हो गया, लेकिन सिंप्लीफाइड होगा तो कर देंगे, n इंटू n प्लस 1/12 और ये क्या होगा 4n प्लस 2 प्लस 6 और Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/12 और 8, 6 8 4 कॉमन ले लो तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो En होगा 6 2 8 में 2, इस तरह से ये 3, तो इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2/3, ये आंसर हो गया। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो प्रोग्रेशन पढ़ना है, ठीक है, तो उसमें इनफाइनाइट स्पेशल सीरीज में इस टाइप का प्रॉब्लम मिलेगा, तो इसलिए इसमें हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, अभी कंसेप्ट सीख रहे हैं कि ताकि कोई भी प्रॉब्लम IIT जेईई से रिलेटेड भी हो तो हम लोग को पता होना चाहिए कि सिग्मा Sn ऐसे लिखते हैं, ये सब सारा चीज है ना। तो आगे जो सिंबल बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, इतना कॉपी आप कीजिए। नेक्स्ट सिंबल जो है द सिंबल ऐसे करके पाई जैसे लिखते हैं ना, वैसे ही लिखिए, r इज इक्वल टू 1n और फंक्शन ऑफ r, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो पाई के जैसा, इस तरह से, ठीक है। ये ऐसे लिखे चाहे वैसे लिखे, ये इस तरह से ये सिंबल है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ ये हम लोग देखते हैं। यार ये जो होगा लोअर सफिक्स कहलाएगा, r इज इक्वल टू 1, ये लोअर सफिक्स है, r बराबर n जो है ये n अपर सफिक्स है, अपर सफिक्स अपर लिमिट। ये जो पाई जो है इसका मतलब ये होता है टेल अस मल्टीप्लाई, कहने का मीनिंग हम लोग इससे पहले सिग्मा लगाते थे तो सिग्मा का क्या था, ऐड करता था, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। मतलब ये आपको बुक वगैरह कहीं नॉर्मल नहीं मिलने वाला है ये, ठीक है। तो इसलिए इसको देख लो, इजी है। तो मल्टीप्लाई क्या, और एफ आर क्या है, ये फंक्शन कोई है ना, इसको हम लोग फंक्शन ऑफ आर को याद है। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, एक्सपैंड, इवेलुएट, या ऐसे इवेलुएट का एग्जाम्पल में ऐसे अगर मान लो दिया हुआ है r इज इक्वल टू 1 से लेके 5 तक और r दिया हुआ है ये, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, r का वैल्यू 1 लेना है तो 1 होगा, आप पाई मतलब मल्टीप्लाई कर देगा, फिर r का वैल्यू 2 लो तो 2 बन गया, 3 4 5, ये मल्टीप्लाई करते जाएगा। सिग्मा क्या करता था, ऐड करते जाता था, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है पाई। तो इस तरह से ये कितना आ गया 120, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा इसी तरह से जो भी हो आपको जैसा भी रहेगा वैसे आप कीजिएगा। और 5 रहा तो आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये आंसर हो गया। मतलब जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो आंसर इसका हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि इस सिंबल का मतलब क्या हुआ, पाई के जैसा जो सिंबल है पाई है, तो पाई है नहीं उस टाइप का सिंबल है ना। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि आपको ऐसे दिए हुए है 1 से लेके n तक और यहाँ n है और r
प्लस 1 है, ये r है, इसको इवैल्यूएट करना है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये निकालना है आपको, है ना, ये ऐसे, तो इसका मीनिंग आंसर सॉल्यूशन क्या होगा, बराबर r का वैल्यू 1 रखो, तो ये ऊपर में क्या बनेगा 1, नीचे में क्या बनेगा 1 प्लस 1 2, फिर गुना पाई के लिए गुना, दो वैल्यू लेंगे। r का वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो ये ऑलरेडी बता दिए थे कि इस सब सिंबल में r का वैल्यू 1 से लेके n तक है, r का वैल्यू 1 से 5 तक है, तो r का वैल्यू 1 2 3 4 5 ये लेना है, फ्रैक्शन में पॉइंट में नहीं लेना होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये है, तो r का वैल्यू 1 ले लिए, अब r का क्या वैल्यू लेंगे 2, तो 2 जब लेंगे तो ये ऊपर में 2 बनेगा और नीचे में 2 प्लस 1 3, फिर r का वैल्यू 2 ले लिए, r का वैल्यू अब 3 लेंगे, तो 3 लेंगे और ये पाई क्या है सबको गुना करते जाएगा, ये तो 3 लेंगे तो ऊपर में 3 या नीचे में 4, फिर 4 लेंगे तो 4 और 5 डॉट 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 ऐसे मल्टीप्लाई होते जाएगा। कितना आप लिखिएगा, खाली लास्ट वाला लिख दीजिए, r का वैल्यू n दीजिएगा तो ऊपर में क्या आएगा n बाई n प्लस 1 आएगा। क्लियर। अब देखो ये कैसे मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है रिजल्ट, ऐसे ऐसे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे इससे, यहाँ जो होगा ये 5 कट जाएगा, ये जो है इधर नीचे होगा उससे कट जाएगा, तो बचा क्या 1 और नीचे ये सिर्फ बच गया n प्लस 1, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो ये आपको सिंबल समझ में आ गया होगा। ये CNC नंबर देख लीजिएगा अपना नोटबुक में, देख लीजिएगा कि कौन सा नंबर देना है, PMC। अब नेक्स्ट सिंबल जो है वो द सिंबल फैक्टोरियल, या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ डॉट देना जरूरी होता है, या तो आप जो नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं उसके बाद में ऐसे एक इस तरह से या ऐसे लिखिए, ये इस तरह से ये सिंबल को पढ़ते हैं। ये जो है इसको पढ़ा क्या जाएगा n, या ये दिस इज read as क्या पढ़ा जाएगा फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n। ये आप अगर लैपटॉप पे अगर यूज किए होंगे तो ये सिंबल आता होगा, फैक्टोरियल वाला सिंबल है दिए हुए हैं, ठीक है। डेस्कटॉप कीबोर्ड में आप देखिएगा तो ये फैक्टोरियल का सिंबल दिए हुए हैं। तो ये कैसे डिफाइंड है, क्या है, इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, पढ़ेंगे क्या फैक्टोरियल n। अब या तो ये यूज करना चाहिए यूज करना, बुक में ज्यादातर ये यूज किया हुआ है, ठीक है, सुविधा के लिए ये ठीक रहता है, ठीक है। नहीं तो बच्चा को कभी लगता है ना कि ये फैक्टोरियल का जो सिंबल ऐसे है इधर लिखे कि इधर लिखे, जबकि ये राइट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। और इस कोई भी नंबर रहा इसे घेर के डॉट दे दो तो फैक्टोरियल का सिंबल होगा, तो आप ये यूज कीजिए मेरे हिसाब से, ठीक है। जैसे अब डिफाइंड कैसे है, इतना इज डिफाइंड, फैक्टोरियल n इज डिफाइंड एज, अब कैसे डिफाइंड है वो देखिए, ठीक है। अब स्टार्ट करो, n है तो n लिखो, फिर एक घटाते जाओ, इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा, ये फॉर्मूला होता है डॉट डॉट डॉट, आखिर लास्ट में घटते घटते, मान लो 5 है, 5 में 1 घटाए तो 4 बना, फिर 4 में 1 घटाएं 3 बनेगा, फिर 1 घटाएंगे 2 बनेगा, फिर 1 बनेगा, इस तरह से 0 नहीं करना है, 1 तक जाके स्टॉप कर देना है। तो ये ऐसे घटते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जो घटते घटते क्या होगा 4 3 2 1 ऐसे आ जाएगा। यहां से दिखाओ, 5 से भी दिखा सकते हो, 4 से भी, जो भी हो, ये डॉट डॉट है छोड़ा हुआ, ऐसे आप शो कर सकते हो। तो इसका ये हो गया। और ये कब लेना है, जब n नेचुरल नंबर रहेगा, तो सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए ये डिफाइंड है, ये दिख रहा है ना इधर, तो ये नेचुरल नंबर के लिए ये डिफाइंड है। और फैक्टोरियल n का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल n जब n बराबर
n बराबर अगर हम डायरेक्ट 0 ले लेंगे तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ओवरऑल फैक्टोरियल n जो हो गया वो डिफाइंड किसके लिए हो गया? होल नंबर के लिए, क्योंकि 0 और नेचुरल नंबर मिल जाएगा 0 पे और नेचुरल नंबर पे ये डिफाइंड है। तो ये टोटल दोनों मिल गया तो होल नंबर के लिए डिफाइंड हो गया। तो इसलिए नोट में आप लिख सकते हो फैक्टोरियल n इज डिफाइंड फॉर होल नंबर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ होल नंबर। ठीक है, डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ होल नंबर, ये आपको बता दिए थे। और ऑल का सिंबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये अब इसका एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्या आता है। चलो बच्चों फैक्टोरियल n का एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल जैसे फैक्टोरियल 5, तो इसका वैल्यू क्या होगा या समझते हैं। 5 और इंटू एक कम करते जाना है, एक। ठीक है, तो 4 फिर एक ये इसका मतलब क्या होगा 120। आंसर फैक्टोरियल 5 का मतलब ये हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर हम मान लो ये लिखेंगे तो जैसे फैक्टोरियल 6, तो 6 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इस तरह से। तो इसका कितना होगा? 5 का आ गया था ये 720, ये आंसर हो गया। अब समझना है कि जैसे कोई भी है फैक्टोरियल 6 हो या फैक्टोरियल 5 है, उसको आप इतना तक भी आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 6, और ये है क्या? दिस इज नथिंग बट क्या है? फैक्टोरियल 5 वो ऐसे ही लिखा हुआ है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू दे दिए 120, तो ऐसे भी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6, हमको मान लो जहां फैक्टोरियल स्टॉप करना है 5 को अगर हम एक्सपैंड करना शुरू करें तो 5 इंटू 4, तो 4 में भी फैक्टोरियल लगा सकते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हो और कर दो या बराबर इस तरह से, जहां भी आप फैक्टोरियल लगा सकते हैं। 4 के आगे 3 पे भी फैक्टोरियल लगाएंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 3 जो है इसको एक्सपैंड अगर करोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा ना। दैट्स इट। तो यही तो था फैक्टोरियल। तो इस तरह से ये फैक्टोरियल आप फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से अब मान लो इसमें ये कहां तक स्टॉप करना है, ये बहुत यूजफुल है। जैसे आप मान लो इवेल्युएट ऐसे करना है प्रॉब्लम, फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 6, ये तो क्या करेंगे 7 और 6, 7 है तो 7 से स्टार्ट करना, फिर ये घटा दो 6 और इसके आगे क्या होगा 5 ये होगा। तो क्यों हम 5 4 3 लिखे, जब नीचे हमारा फैक्टोरियल बचा हुआ है तो हम इसको ऐसे फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देंगे। बाई फैक्टोरियल 6 था इसलिए कैंसिल हो जाएगा, तो इसका 7 आंसर हो गया। ये देखिए फैक्टोरियल 7 को आप क्या लिखते हैं, जहां कहीं भी स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो हमको नीचे दिख रहा है 6। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कैंसिल करने के लिए कि किसको एक्सपैंड करें। तो जो 12 वाला है उसको एक्सपैंड करना शुरू कर देना है, क्योंकि 12 को जब एक्सपैंड करेंगे फैक्टोरियल का रूल लगा के, तो आपको एक छोटा नंबर, क्योंकि कमते जाता है एक एक घटते जाता है, तो एक छोटा नंबर आएगा ही, उससे 7 से छोटा आएगा ही रास्ता में। तो 6 आ गया तो 6 पे फैक्टोरियल मार दिए और ये कैंसिल हो गया, है ना। नहीं तो अननेसेसरी क्या था कि अगर मान लो कि ऐसे करते हैं फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 6, तो 7 का फैक्टोरियल ऐसे होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। फिर 6 को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्लियर।
तो बात तो बराबर हुआ, तो फिर ये सब यहां से यहां पूरा कैंसल हो गया ये। तो हम ये प्रोसेस क्यों करेंगे, ये लेंदी है, इतना करने का क्या, जब हमको जानते हैं कि फैक्टोरियल 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6 तक इसलिए स्टॉप किए क्योंकि नीचे 6 था अवेलेबल, ठीक है। और इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं तो और क्लियर समझ में आएगा, है ना। इतना कॉपी कुछ और एग्जांपल लेके समझते हैं। फोर्थ में इवेलुएट कीजिए। तो इसको जैसे अब मान लो ऐसे दिया हुआ है फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 21 बाई इधर फैक्टोरियल 18 और फैक्टोरियल 20, इसको इवेलुएट करना है, ठीक है, कि इसका क्या आंसर आएगा। फैक्टोरियल है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या कीजिएगा कि जो हायर रहेगा, जैसे 21 और 20 में अगर देखेंगे नजदीक में भी है दोनों, तो हायर को एक्सपेंड करो 20 मिलेगा, है ना। फिर 17 और 18 में 18 को एक्सपेंड करो 17 मिलेगा, क्योंकि 17 का फैक्टोरियल कीजिएगा तो 18 तो आएगा नहीं, 18, 20, 21 कोई तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 17 का फैक्टोरियल अगर हम करते हैं तो 17 इंटू 16 इंटू 15 कहाँ कोई आ रहा है, 18 आ रहा है, नहीं है, हायर से लोअर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हायर है उसको एक्सपेंड कर दो। तो 21 को करो, जैसे 17 को छोड़ दो क्योंकि 18 को में 17 मिल जाएगा, तो 17 फैक्टोरियल 21 को हम लोग 21 इंटू 20 फैक्टोरियल यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि 21 फैक्टोरियल को अगर आप एक्सपेंड कीजिएगा तो 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 ऐसे होते जाएगा। तो हम उतना क्यों वो सब लिखे, हमारा 20 है ना, 20 फैक्टोरियल है, वो कैंसिल होगा उससे। तो 18 को आप क्या लिख सकते हो, 18 इंटू फैक्टोरियल 17 इंटू फैक्टोरियल 20 को क्या लिख सकते हो, कुछ नहीं, बिकॉज ऊपर में ऑलरेडी फैक्टोरियल 20 है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 21 बाई 18, तो ये 7 बाई 6। तो इस तरह से आपका कैंसल भी आपको करने आ रहा है, ठीक है। और प्रॉब्लम बनाते हैं, ठीक है। 4th 5th में फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 1 by factorial 5 plus 1 by x is equal to 1 by factorial 6। इस तरह से अगर हम लोग करते हैं, यहाँ 5x अगर हम लगाते हैं तो क्या आंसर आता है सॉल्यूशन। तो 1 बाई फैक्टोरियल 5 को छोड़ दो, 6 को हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है, प्लस 1 बाई 5x इज 1 बाई फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू फैक्टोरियल 5। क्लियर। इस तरह से, और 1 अपॉन 5x इज 1 बाई 6 फैक्टोरियल 5, और इसको उस साइड 1 बाई फैक्टोरियल 5। क्लियर। Therefore 1 upon 5x is फैक्टोरियल 1 by 5 कॉमन ले लीजिए, तो 1 by 6 माइनस 1, ये 1 by फैक्टोरियल 5 कॉमन हो गया, तो इस तरह से आएगा। तो इधर आपका जो है यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, 1 upon 5x is equal to 1 upon फैक्टोरियल 5, और 6 में से 1 गया, क्लियर, तो 5 हो जाएगा यहाँ माइनस 5 बाई 6, ये ठीक है। तो और 1 बाई 5x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई फैक्टोरियल 5 को करेंगे तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 6, तो ये 5 कैंसल हो गया, और 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 बाई 6 फैक्टोरियल 4, ये। तो
x बराबर क्या होगा, उल्टा ये रेसिप्रोकल फैक्टोरियल 4 बाई 5 माइनस साइन के साथ ये, ठीक है, फैक्टोरियल 4 ये। अब इसको फैक्टोरियल 4 को इवेल्युएट कर लो, तो इसको और x का वैल्यू क्या हो गया जी, -6 इंटू फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 2 1 और डिवाइडेड बाई 5 ये, ठीक है। तो और x इज इक्वल टू माइनस जो भी आएगा ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से अपना कैलकुलेट कर लेना है, क्लियर। तो ये आप फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो समझ में आ गया है। नोट्स में लिखेंगे इसका, नोट्स में। अब मान लो कि कोई बोले कि फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल 2 माइनस में -2 का फैक्टोरियल क्या वैल्यू होगा, तो अनडिफाइंड, क्योंकि फैक्टोरियल किसका, सिर्फ होल नंबर डिफाइंड है, होल नंबर में 0, क्योंकि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, और बाकी नेचुरल नंबर डिफाइंड है ना। बाकी इसके अलावा कोई भी नंबर रहेगा तो वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो जैसे दूसरा 2/3 निगेटिव नंबर, 2/3 नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो 2/3 डिफाइंड नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड, नहीं निकल सकता है, डिफाइंड नहीं है, ठीक है। 2/3 का फैक्टोरियल। और अगर मान लीजिए कि 5.2 लिखे और फैक्टोरियल लिखे, तो ये भी अनडिफाइंड, क्लियर। ETC इस तरह से आपको समझ में आ गया कि क्या डिफाइंड है और क्या डिफाइंड नहीं है। होल नंबर ओनली फैक्टोरियल का डिफाइंड है, अदरवाइज फैक्टोरियल जो उस नंबर के अलावा, होल नंबर के अलावा अगर कोई नंबर है तो वो फैक्टोरियल में डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो आपको फैक्टोरियल का भी यूज करना आ गया, कोई इसमें ये है बड़ा बात है नहीं। तो आगे का जो सिंबल है वो हम लोग करते हैं। नेक्स्ट सिंबल जो है PMC, वो द सिंबल NPR या TNR ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। ऐसे लिखो, ऐसे, ये ऐसे ही लिखाएगा, ये किधर है किधर, ऐसे करके या ऐसे आप करके लिख सकते हैं, ये सिंबल है, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि क्या है ना। NPR का जो फॉर्मूला होगा ये लिखो, चाहे ये लिखो, है ना, दोनों कोई भी ये यूज कीजिए, ज्यादातर ये यूज होगा। ये कैसे, इसका फॉर्मूला जो होता है फैक्टोरियल n, जो ऊपर वाला सफिक्स रहेगा उसका फैक्टोरियल n और डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया। और ध्यान रखना है ये फॉर्मूला तभी यूजफुल होगा, तो n जो होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा, ऊपर में जो है ऊपर वाला सफिक्स, ठीक है। लोअर r जो है वो होल नंबर हो सकता है, ठीक है, ये होल नंबर हो सकता है। और n जो होगा हमेशा r से बड़ा होना चाहिए, या ये ज्यादा से ज्यादा इक्वल भी होना चाहिए। ये फॉर्मूला ये डिफाइंड इन कंडीशनों के कारण है, मतलब ये कंडीशन अगर फेल हुआ तो ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। जब ये डिफाइंड होगा तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, डिफाइंड ही नहीं होगा। अगर n नेचुरल नंबर नहीं होगा अपर वाला सफिक्स तो डिफाइंड नहीं होगा। r को हमेशा होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। होल नंबर में 0 भी आ जाएगा, 0 और प्लस नेचुरल नंबर। और n जो है ऊपर वाला हमेशा r से बड़ा या इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो तब ये जाके इसका हम लोग ये फॉर्मूला लगा के इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे n और r क्या है, n तो ऊपर में जो अपर सफिक्स और ये लोअर है, p स्टैंड फॉर परमुटेशन, p स्टैंड फॉर परमुटेशन, p यहाँ पे क्या है, p लिखा हुआ है परमुटेशन,
परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, ठीक है, परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट। अब ये इतना लिखिए, उसको मिटाएंगे तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब कुछ एग्जांपल देके इसको समझते हैं ना। तो फर्स्ट में 3p2 को कैलकुलेट करेंगे। देखो 3p2 है, ऐसे ही लिखा जाएगा, या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं या p32। आपको ये ज्यादा यूज मतलब दिखने को मिलेगा बुक वगैरह में। तो इसका जो इवैल्यूएशन होगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, देखो ये जो है 3 जो है नेचुरल नंबर तो है ही, और 2 भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर में होना चाहिए। तो n और r का कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। n हमेशा r से बड़ा होना चाहिए या बराबर, तो 3 2 से बड़ा है, तो सारा कंडीशन तो ओबे हो रहा है। तो इसको हम लोग लगाएंगे इस फॉर्मूला को। तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो फैक्टोरियल n मतलब ऊपर का फैक्टोरियल, ये दोनों का डिफरेंस लिखा जाता है नीचे, उसका फैक्टोरियल 3 - 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा ये फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 का मतलब 1, तो ये 6 हो गया। आपका 3p2 का वैल्यू जो हुआ वो 6 हुआ, ठीक है, ये आंसर। दूसरा, अगर हम 3p3 कैलकुलेट करते हैं तो 3p3, तो ठीक है, ये सब कंडीशन लागू हो रहा है, अप्लीकेबल है, तो इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो फैक्टोरियल 3 और बाई फैक्टोरियल 3 में से 3 तो 0, तो फैक्टोरियल 3 बाई 1, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, और फैक्टोरियल 3 को हम लोग अभी कैलकुलेट किए हैं तो 6, तो इसका भी आंसर 6। क्लियर। तीसरा जो है, समझना है इस चीज को, 5p - 6, इसका क्या वैल्यू होगा? तो ये अनडिफाइंड है, बिकॉज अनडिफाइंड इसलिए हो गया क्योंकि इसका जो r है, ये r को, नीचे वाला r को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो r का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता, r का वैल्यू होल नंबर होना चाहिए। तो -6 इज नॉट होल नंबर, तो इसलिए अनडिफाइंड है। क्लियर। तो और नेक्स्ट एग्जांपल लेके समझते हैं। फोर्थ, 5p6, ये भी अनडिफाइंड होगा। ये भी अनडिफाइंड इसलिए होगा क्योंकि 5p6, तो 5p6 में देखो ये तो नेचुरल नंबर है, ठीक है, n जो है ये नेचुरल नंबर है, c भी ठीक है, होल नंबर के कैटेगरी में आएगा, लेकिन n बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला हमेशा नीचे वाला से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो फेल हो गया ये वाला, तो इसलिए अनडिफाइंड हो गया। जैसे इसको याद रखने के लिए, ऊपर है, ये ऊपर है, तो ऊपर माने ऊपर वाला ज्यादा वैल्यू होना चाहिए, तभी डिफाइंड हो पाएगा, या बराबर कम से कम, है ना। तो इस तरह से ये अनडिफाइंड होगा। अब देखो ये तो फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए एनपीआर का है। अब हम लोग ये सीखेंगे कि एनपीआर जो है इसका एक्चुअल मीनिंग है क्या, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट्स। तो अरेंजमेंट्स क्या है ये, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको लिखते हैं, एनपीआर मीन्स, नोट में करके आप लोग लिखेंगे, एनपीआर मीन्स परमुटेशन या अरेंजमेंट्स। परमुटेशन पर का कोई इंग्लिश मीनिंग है नहीं, मतलब इसका मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ एन, ऊपर वाला एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, मतलब एक ही साथ आर, एन में से आर को लेना है, ऐसा करके। जैसे एन डिफरेंट नंबर ऑफ अगर ऑब्जेक्ट एन है और उसमें से आर ऑब्जेक्ट को लेते हैं, तो
तो उसका परमुटेशन वो अगर वैसे अगर हम ले रहे हैं तो उसको कितने तरह से अरेंज किया जा सकता है। अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर टेकन एट अ टाइम। क्लियर? अब एग्जांपल देके समझते हैं, जैसे 3p2। तो 3p2 का मतलब क्या है ना? तो 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में 2 टेकन एट ए टाइम, 2 ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम। तो इसको कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है? 3 ऑब्जेक्ट है और 3 ऑब्जेक्ट में से 2 को एक साथ लेके अरेंज करना है, टेकन एट ए टाइम। 2 ऑब्जेक्ट को एक साथ लीजिए और उसको अरेंज कीजिए, तो वो अरेंजमेंट जो होगा वो अरेंजमेंट 6 टाइप से किया जा सकता है। ठीक है, वो 6 टाइप से अरेंजमेंट किया जा सकता है। तो 6 जो हुआ इसका कैलकुलेशन 6 आता है, तो 6 टाइप से अरेंजमेंट होगा। और इसमें नोट्स में ये भी ध्यान रखना है कि अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है कहने का मतलब जो आप वैल्यू ले रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसका ऑर्डर अगर आप इधर से उधर कीजिएगा प्रायोरिटी बेसिस पे तो वो चेंजेस हो जाएगा, इसलिए वो काउंट करेंगे। जैसे मान लो 1 और 2 दो नंबर है, ठीक है, और इसको हमको अरेंज करना है, परमुटेशन इसका निकालना है। ठीक है, तो अभी हम अरेंजमेंट का बता रहे हैं कि अरेंजमेंट में कैसे डिफरेंट होता है। तो 1 पहले 1 लिया, फिर बाद में 2 लिए, तो ये क्या बना? 12 बन गया। लेकिन अगर हम पहले 2 लिए और ये 1 बाद में लिए, अरेंज बाद में किए, तो ये 21 बना। तो ये दोनों तो डिफरेंट बन रहा है ना, तो अरेंजमेंट डिफरेंट है, मतलब अरेंजमेंट भी डिफरेंट, मतलब कहने का मतलब ये दोनों वैल्यू अलग है। और अलग होने के कारण क्या हुआ कि हम लोग अरेंजमेंट जो है वो अलग कर रहे हैं, पहले 1 को लिखे उसके बाद 2, ये 2 को पहले ये। तो इस तरह से परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है कि ऑर्डर किस हिसाब से आप रख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। जैसे मान लो कि 3p2, 3 ऑब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का 3 को बुक लेते हैं। अब बोलता है कि 2 को एक साथ सजाना है, तो कितने तरह से आप सजा सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं, मतलब समझाने के लिए अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 टाइप से आप उसको अरेंज कर सकते हो। तो कैसे? PCM, यहीं पे हम लोग देखते हैं इस चीज को, यहां पे PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो 6 कैसे बनेगा वो देखिए, 2 को एट ए टाइम लेना है। ठीक है, तो PC, ठीक है, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का बुक एक साथ लिए, फिर अरेंज किए रेक वाइज, पहला पे फिजिक्स फिर दूसरा पे केमिस्ट्री, ऐसे करके। फिर केमिस्ट्री मैथ लिए, फिर मैथ फिजिक्स ले लिए। क्लियर? और साथ साथ ये CM, इसको ऐसे कर दो, कैसे? ये ऐसे कर दिए तो अंतर आया, तो उस तरह से ये, फिर MC, फिर PM, 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो इसमें अरेंजमेंट अलग है। जैसे देखो फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर पहला रैक पे फिजिक्स, दूसरा पे केमिस्ट्री, लेकिन ये केमिस्ट्री ये यहाँ पे देखिए PC के जगह पे CP किधर गया? CP, CM कहा? CP ना, ये इसको उल्टा करेंगे तो CP। ठीक है, ये तो PC का CP हुआ। तो ये कहने का मतलब है कि पहला रैक पे फिजिक्स था, दूसरा पे केमिस्ट्री। अब क्या हुआ कि पहला पे केमिस्ट्री आ गया, दूसरा पे फिजिक्स, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट हुआ, है ना? तो ये और ये दोनों अलग है अरेंजमेंट में। तो इस तरह से ये 6 अरेंजमेंट बनेगा। तो इसका मीनिंग भी आपको समझ में आया होगा। तो पहला ये मीनिंग हो गया NPR का, और पहला नोट्स पे ये, दूसरा भी ये जरूर लिखिए, इन परमुटेशन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, मतलब ऑर्डर मुख्य है, ऑर्डर को ध्यान रखना है। आप PC और CP एक नहीं है ना, अरेंजमेंट अलग है ना जी। अरेंजमेंट जैसे अब मान लो क्लास में 10 बच्चा है, तो 10 को अरेंज करते हैं तो अंतर होता है। मान लो कि शीला को फर्स्ट बेंच पे बैठा है और मुन्नी को सेकेंड बेंच पे, ठीक है,
तो एक ये अरेंजमेंट हो गया। अब मुन्नी को फर्स्ट बेंच पे कर दिया और शीला को सेकंड बेंच पे कर दिए, तो ये अलग अरेंजमेंट है ना। तो अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें कुछ और नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना कि जो ऊपर में है तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये फॉर्मूला तभी डिफाइन हो पाएगा जब ये कंडीशन होना चाहिए। तीनों एक साथ, ही नहीं कि एगो लग गया दो फेल हो गया, तो नहीं, तीनों जब लगेगा तभी ये फॉर्मूला या परमुटेशन जो है वो डिफाइंड होगा। तो आप NPR एकदम बिल्कुल प्यार आपको समझ में आया होगा, है ना। अब इसके आगे NCR है ना, तो उसको भी कंफर्म करते हैं। इससे कुछ थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि अभी इसको समझे हैं तो और ज्यादा समझ में वो भी आ जाएगा, है ना। जैसे और अगर लेना है, मान लो कि 3 लेटर लेते हो ABC, तो दूगो को एक साथ ये करते हैं तो कितना अरेंजमेंट होगा, 6 गो होगा, ABBC CA, ठीक है। फिर AB को पहले AB ऐसे लिखे तो BA को ऐसे लिख BA लिखिए। ऑर्डर कैसे, अभी शीला मुनि का एग्जांपल देके समझाया, और क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सिंबल पे, आप इतना जरूर कॉपी कीजिए। चलो बच्चों, दूसरा आप सिंबल को समझते हैं। द सिंबल NCR, या तो ऐसे लिखेंगे या इसको ऐसे भी लिखा जाता है CN, R, या और सिंपल N और R, ऐसे इस ब्रैकेट को ऐसे यूज कीजिए, ठीक है। ज्यादातर आपको यूज ये होगा NCR, ठीक है। अब ये डिफाइंड कैसे है, इसका मीनिंग भी कैसे क्या होगा, वो सब समझते हैं, ठीक है। तो NCR का मतलब जो हुआ फॉर्मूला, वो फैक्टोरियल N ऊपर वाला, फिर फैक्टोरियल नीचे का, और फिर इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, ये क्लियर। अब कंडीशन N और R का जो हम लोग परमुटेशन में देखे वही है। N हो गया नेचुरल नंबर होना चाहिए, R आपका होल नंबर ले सकते हो, और N हमेशा R से बड़ा या इक्वल होगा। ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली लागू होगा तब ये डिफाइंड होगा। अब जैसे ये फॉर्मूला हो गया क्लियर, ये बहुत यूज होता है। बाइनोमियल थ्योरम पर होगे तो ये सब यूज होगा। हालांकि 2021 में बाइनोमियल थ्योरम को हटा दिया गया है CBSE बोर्ड से, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे चीजों को, ठीक है। NCR एग्जाम्पल 3C2, तो क्या होगा, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, और फिर 3 में से 2 N माइनस R, तो फैक्टोरियल 1, 3 माइनस 2, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो फैक्टोरियल 3 इंटू 2, तो देखो 2 पे फैक्टोरियल लगा दो ना, क्यों उसको 2 इंटू 1 लिखोगे, क्योंकि नीचे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल ये इस तरह से, तो और 1 फैक्टोरियल मतलब 1, ये कट गया तो 3, क्लियर। दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं 5C1, तो ये क्या मिलता है, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 1, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली N फैक्टोरियल, फिर R को फैक्टोरियल, फिर 5 में से 1 गया उसका फैक्टोरियल, तो 4, 5 माइनस 1, N माइनस R है ना ये, तो इस तरह से 5 कहां तक ले जाके स्टॉप करोगे, 4 नीचे दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं पे कर दो। एक्सपैंड करने की क्या जरूरत है, इसको भी एक्सपैंड करो पूरा, 4 को भी, और फिर पूरा कैंसिल फायदा। तो अब इसका 1 होगा और ये 4 कट जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये फैक्टोरियल 5, ठीक है। तीसरा 5C0, ठीक है। R का वैल्यू 0 हो सकता है क्योंकि R होल नंबर है ना, तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 0, अब 5 में से 0 गया तो 5 इज इक्वल टू 1, ये और ये कैंसिल हो गया, क्लियर। तो इस तरह से ये हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर पा रहे हैं। फोर्थ, अब मान लो 5C माइनस 2, अनडिफाइंड होगा ना बच्चों, बिकॉज -2 जो है वो होल नंबर नहीं है, ये R का वैल्यू है
ठीक है, आर होल नंबर होना चाहिए, यहाँ वाला आर, ये आर है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये डिफाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेंगे फोर्थ के बाद और एग्जांपल अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ 5 में देखिए, अगर 6C 7 ये भी अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड, क्योंकि r का वैल्यू 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऊपर है तो ऊपर में ज्यादा वैल्यू होना चाहिए या बराबर कम से कम होगा तब चलेगा, ठीक है। 6C6, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये डिफाइंड है, तो फैक्टोरियल 6 ऊपर का, नीचे का भी फैक्टोरियल 6 होगा, डिवाइड करो, इंटू 6 में से 6 0, ये तो ये और ये कट गया 1, क्योंकि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, अनडिफाइंड मत कर देना, ठीक है। तो इस तरह से ये कैलकुलेट करने आ रहा है। अब हम ये समझते हैं कि एनसीआर है क्या, है ना। जैसे उसका परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट था, तो सी स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ एन जो है अपर सफिक्स, आर जो लोअर सफिक्स, सी कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, कॉम्बिनेशन का सी लेटर लिया गया है, ठीक है। तो हम ये लिखे नहीं, ये आप लोग तो तेज हैं, ये अपर सफिक्स है, ठीक है, अपर सफिक्स लिमिट या लोअर, इसको लोअर सफिक्स, और सी स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन, ये सी स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन, एनसीआर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एनसीआर का मीनिंग समझते हैं, नोट्स। ये तो फॉर्मूला यूज करने का, एनसीआर एक्चुअली है कहाँ यूज होगा ये सब। अभी परम्यूटेशन समझ गए, अरेंजमेंट करने में यूज होता है कि कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं चीजों को, और कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो अब मीनिंग हम लोग लिखते हैं, एनसीआर मीन्स सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट में सिलेक्शन लिखना, सिलेक्शन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, एक ही साथ आर ऑब्जेक्ट को लिया गया है, तो कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन में पहला नोट हो गया। नोट्स दूसरा में, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप ऑर्डर सेलेक्ट कर रहे हैं किसी चीज को, तो सिलेक्शन, जैसे मान लो इंडियन क्रिकेट टीम में टोटल 20 प्लेयर हैं जिनको लिया जा सकता है, लेकिन खेलता 11 को है, तो आउट ऑफ 20, एन का वैल्यू 20 और आर का वैल्यू 11 हो जाएगा, तो आउट ऑफ 20 और 11 को सेलेक्ट करना है, टेकन 11 एट अ टाइम, एक ही साथ 11 को हमको लेना है। तो कितने तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है, कितने तरह का सिलेक्शन हो सकता है, फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि ये सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मान लो एक एग्जांपल के लिए समझते हैं ऐसे कि जैसे सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, और राहुल द्रविड़ है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करना है, ये दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, तो पहले राहुल द्रविड़ टीम में आए और 11 गो में के लिस्ट में, या कहने का मतलब राहुल द्रविड़ पहले आए या सचिन आए, क्या फर्क पड़ता है, सेलेक्ट तो 11 गो में से वो हो गया ना। तो सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि पहले ऑर्डर कौन पहले आया, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट होता है नाम की कौन कौन सेलेक्ट हुआ। तो कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं आप इस तरह से कि इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर मैटर, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मान लो कि 3C2 का आंसर कितना है 3, मतलब 3 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट A B C R
3 ऑब्जेक्ट, ठीक है। और 2 को एक साथ लेना है, 2 को एट ए टाइम हमको लेना है, लेना मतलब सेलेक्ट करना है, ठीक है, कॉम्बिनेशन। तो इसको आप कितने तरह से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, कैसे कैसे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि 3 गो पर्सन है ए बी सी, और 3 गो पर्सन से 2-2 आदमी का कमेटी बनाना है, ठीक है, कि कमेटी में कौन कौन होगा। तो पहला कितने तरह का कमेटी बन सकता है, तो पहला में मान लो कि ए एंड बी, तो इस कमेटी में ए हो गया और बी हो गया, मतलब राम और श्याम है तो राम और श्याम। श्याम और राम लिखिए तो बात बराबर है, आदमियां तो दोनों कमेटी में है, ये वही दोनों है, अलग तो है नहीं। तो एक ये कॉम्बिनेशन बनेगा। दूसरा बी एंड सी, ए बी सी में से 2 को एक साथ लेना है, ठीक है, 2 टेकन एट ए टाइम, आउट ऑफ 3 2 टेकन एट अ टाइम। तीसरा सी एंड ए, तो 3 ही ना कॉम्बिनेशन बना, तो 3 रिजल्ट आया, ठीक है, बराबर 3 ही ना, 1 2 3 कमिटी हुआ। तो इस तरह से इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं ना है जी, कि बी पहले लिखो चाहे ए बाद में लिखो, क्या फर्क पड़ता है तो ए एंड बी ही। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और निकालने का तरीका ये बता दिए, डिफाइंड कैसे कौन कौन में है नहीं है, ये सब पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें कुछ और नोट्स लिख सकते हैं कि इन फ्यूचर आप उसको याद रखेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। जैसे कैसे 5C1 का 5 आ रहा है, तो आप 6C1 में लिखिएगा तो 6 आ जाएगा, जो ऊपर वाला आएगा वो वैल्यू। 5C0 का वैल्यू 1 आ रहा है, तो 5 की जगह आप कोई भी नंबर ले, तो कोई भी नंबर करने वाला नेचुरल नंबर ही लेंगे ना, तो कोई भी लेंगे तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो ये सब कुछ टर्म जो है वो हम लिख देते हैं इसके लिए कि अभी से आप याद करोगे तो आईआईटी तुरंत पहला अटेम्प्ट में निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जरूर कॉपी कीजिए अच्छे से नोटबुक में। तो कॉम्बिनेशन में कुछ नोट्स में लिख लीजिए पॉइंट्स जो याद रखना है, याद यहाँ भी रखना है। नोट्स में पहला में देखो, जो कैलकुलेशन में इजी होगा, NC0 का वैल्यू 1, ठीक है, NC0 का वैल्यू हमेशा 1 होगा, और n हमेशा नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। ये पहला में नोट्स में ये, जैसे एग्जांपल में समझते हैं इसको, जैसे 5C0 1 ही होगा। दूसरा 6C0 इसका भी 1 होगा, कोई भी ले लो। 50C0 का भी वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है, ETC। दूसरा एक नोट्स में NC1, तो इसका वैल्यू जो होगा वो n होगा, n हमेशा नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। ये जो है ये आपको ये फॉर्मूला हो गया एक तरह से, ताकि आप कैलकुलेट करेंगे जो थ्योरी बताया उसके अकॉर्डिंगली, तो इसका वैल्यू n आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप अगर लेंगे तो 5C1, तो इसका 5 n है तो n की जगह ये। दूसरा कैलकुलेट कर लेना, 6C1 6, 100C1 100, ETC। तीसरा जो है इसमें NCN, तो इसका वैल्यू 1 होगा हमेशा, n कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो। जैसे एग्जांपल में 3C3 1, क्लियर। दूसरा एग्जांपल 50C50 1। तीसरा एग्जांपल 100C100, ये दोनों मैच कर गया तो इसका वैल्यू 1, ETC फॉर्मूला। 4 में NCR इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, NCN-R, NCR। तो नीचे में इसके जगह पे N-R भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखो, यहाँ पे थोड़ा है जगह, इसको हम इसका एग्जांपल 3C2 इज इक्वल टू
इसको समझना है। 3C2 मान लो तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 3C और n माइनस आर, 3 माइनस 2 1, इन दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। आप कैलकुलेट कर लो तो आपको सेम ही आएगा एग्जाम्पल के रूप में। पहला, दूसरा मान लो 10C2, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 10C2, तो 10 तो ऊपर में रहेगा ही, C और n माइनस आर, 10 में से हो गया 8, इसका दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। ठीक है। थर्ड, 5C3 इज इक्वल टू 5C, किसके बराबर, 5C3, तो 5 में से 3 2, इन दोनों के बराबर होगा। अब वैल्यू कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, जो फॉर्मूला आपको हम लोग बताए हैं उसके हिसाब से। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करने में इतना कम से कम 1 2 3 4 ये याद रखिए, अभी आपको सहूलियत होगा, है ना। तो इस तरह से ये सिंबल में इतना आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जरूर कॉपी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, जो भी डाउट्स होता है तो उसको पूछिए, लाइव क्लासेस जो होता है उसमें। ठीक है, लाइव क्लास जरूर कीजिए। तो कुछ बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो जब मिलता है तो लगता है कि लाइव क्लास करने से क्या बेनिफिट है, तो सबका अपना अपना बेनिफिट और ये है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।